Hey guys, welcome back to my channel. I am back again with some previous year questions. So अगर आपने अभी तक मेरी previous year question की playlist नहीं देखी है, I would request you to please go and watch that playlist on my channel. In that playlist, I have started a series of 1000 previous year questions belonging to UGC NET Environmental Sciences. I would be discussing 1000 previous year questions that have come in the UGC NET Environmental Sciences exam. Okay, in the paper 2 of this exam. So I would request you कि अगर आप seriously इस exam की preparation कर रहे हैं, then that playlist would be of a great help to you. So go and watch it. So I would be starting this video now with the first question. तो इसमें हमें मीजोस्केल मीटरोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में पूछा है. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि मीजोस्केल मीटरोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर ही आए हैं. सो मीजोस्केल मीटरोलॉजिकल फिनोमेना बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीजोस्केल मीटरोलॉजिकल फिनोमेना अकर्स ओवर एरियाज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द रेंज. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, मीन्स लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, so horizontal is from left to right and from top to bottom is the vertical distance. so horizontal distance जो है वो 1 to 100 किलोमीटर्स का रहेगा इसका. ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आई वुड बी डिस्कसिंग द स्केल्स ऑफ मीटरोलॉजी विद यू. सो हियर आई हैव बॉट दिस टेबल. सो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो द जो स्केल ऑफ मीटरोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं वो माइक्रो स्केल से स्टार्ट होते हैं. नंबर 1 पे माइक्रो स्केल आता है. इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू किलोमीटर्स. इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव एंड अफेक्ट्स वेरी स्मॉल एरियाज. जैसे कि उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है सॉइल, वेजिटेशन या फिर सरफेस वाटर के ऊपर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर. ठीक है, तो उसमें मोस्टली हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. तो बहुत ही शॉर्ट लिव फिनोमेना होती है जो माइक्रो स्केल होती है. माइक्रो स्केल से बड़ा होता है मीजो स्केल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि रेंज करती है फ्यू किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक. ठीक है, उसके बाद मीजो स्केल कन्वेक्शन कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आते हैं. मीजो स्केल कनेक्टिव सिस्टम्स इसके अंदर आते हैं. लैंड सी ब्रीज आते हैं और सी स्क्वायर्स आती हैं. एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मीजो स्केल फिनोमेना. तो वहाँ पे आपका आंसर जो था वो सी ब्रीज था. मैंने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया है. तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. आपसे रेंज भी पूछी जा सकती है, आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकती है. कौन सा बड़ा है, माइक्रो है या मीजो है, कौन बड़ा है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है. मीजो स्केल से बड़ा होता है सिनॉप्टिक स्केल. इट कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर्स. 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो होगा वो सिनॉप्टिक स्केल के अंदर आएगा. अब सिनॉप्टिक स्केल के अंदर आती है हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम. हाई प्रेशर सिस्टम्स वो होते हैं जब अर्थ के सरफेस का जो प्रेशर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है. और लो प्रेशर सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें अर्थ के सरफेस का जो प्रेशर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. तो साइक्लोन और हरिकेन की बात करें अगर हम, तो वो लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आते हैं और वो सिनॉप्टिक स्केल फिनोमेना के टाइप है. ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि साइक्लोन या फिर हरिकेन कौन से स्केल फिनोमेना के अंदर आते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो होता है वो है ग्लोबल स्केल जो कि पूरी ग्लोब पे फैला हुआ है. तो इसमें कौन आता है, वेदर पैटर्न्स आते हैं जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट हो रहा है, विंड हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है. ठीक है, और क्या कहते हैं जो कि कांस्टेंट मूवमेंट हो रहे हैं हमारी ग्लोब पर, जो कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड्स हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्केल मीटरोलॉजिकल फिनोमेना. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस स्केल्स ऑफ मीटरोलॉजी. आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. आपको रिवाइज करने में ईजी रहेगा. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एजारिडीन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, बिस क्लोरोमिथाइल ईथर, ये 3 आपको केमिकल्स दिए हुए हैं. आपको बताना है ये क्या है. तो एज द आंसर इज एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये. ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर. सो दीज आर एल्काइलेटिंग एजेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. इनमें से कौन सी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं है. तो इसमें आंसर हाइड्रोक्सिल आयन जाता है आपका. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये आपका रिएक्टिव होता है. ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन भी आपका रिएक्टिव होता है और सुपर ऑक्साइड एनायन भी आपका रिएक्टिव हो जाता है.
Indian monsoon period is from. We belong to India, we know the Indian monsoon period. So this is a very basic question which can get you marks very easily. तो इसमें कौन होगा? जून टू सितंबर हमारा मॉनसून पीरियड रहता है, जो कभी भी जून से सितंबर के बीच में कभी भी अराइव कर जाता है. ओके. The gaseous material which is used for the synthesis of methyl isocyanate, which is also known as MIC, is phosgene. Phosgenes gaseous material होता है MIC को जनरेट करने का. MIC के बारे में मैं आपको एक और बात बताती हूँ. जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इट हैपन ड्यू टू द MIC. ओके. सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली इस पे आ जाता है किसकी वजह से कॉज हुई थी. सो दैट इज़ MIC. और MIC का गैशियस मटेरियल जो होता है वो होता है आपका फॉस्जीन. तो फॉस्जीन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि वो एक इरिटेंट होता है. उसकी वजह से नौशिया और आपकी वॉमिटिंग होने लग जाती है. तो जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो मेजर रीज़न MIC का जो टॉक्सिक लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पर, तो उसमें फॉस्जीन भी प्रेजेंट था. तो फॉस्जीन की वजह से लोग वहाँ पे फेंट हो रहे थे. दे वर having nausea, they were vomiting, they were getting fainted. Okay, so वहाँ पे जितने भी living organisms थे, they were having some effect of this phosgene that was shown in them. So phosgene and when phosgene is present in MIC, that causes a very high risk to the living organisms. Now the chemical used in the fermenter with molasses as a substrate. fermenter में अगर हम molasses को substrate की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक केमिकल भी यूज़ करेंगे साथ में, जिसका नाम है डाईअमोनियम फॉस्फेट. डाईअमोनियम फॉस्फेट को हम यूज़ करते हैं, उसका रीज़न जो है वो ये है क्योंकि डाईअमोनियम फॉस्फेट एक न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करता है ईस्ट के लिए. ईस्ट हम यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, और ईस्ट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग वायबिलिटी के लिए हम उसको डाईअमोनियम फॉस्फेट देते हैं. ठीक है, तो वो एक टाइप से ईस्ट के लिए न्यूट्रिएंट है. नाउ विच पिरामिड इज ऑलवेज राइट स्ट्रेट. ओके, तो इसमें पूछा है कि कौन सा पिरामिड हमेशा स्ट्रेट रहता है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट. और क्वेश्चन में कैसे रिपीट हो रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे स्ट्रेट की जगह आपको अपराइट दे दिया जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा विच पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड. ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इन सब का आंसर होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी स्ट्रेट या फिर अपराइट इसलिए रहता है क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो अपर ट्रॉफिक लेवल में होता है, कभी वापस लोअर ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता. जबकि आपका जो बायोमास का पिरामिड है या फिर पिरामिड ऑफ नंबर है, इट कैन बी इन्वर्टेड. ओके, ये इन्वर्टेड पिरामिड ऐसे होता है. सो आई होप यू रिमेंबर दिस. जस्ट जॉट डाउन इट इन योर हेड कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा स्ट्रेट रहेगा, बाकी कोई भी पिरामिड होगा इट कैन बी इन्वर्टेड. नाउ विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो जो 2010 आपका ईयर था, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था. तो इस तरह से ईयर के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आपको ये याद रखने होंगे कौन सी ईयर को क्या डिक्लेयर किया गया था. सो जैसे ईयर ऑफ पल्सेस भी आते हैं, ईयर ऑफ वेजिटेबल भी आते हैं, ईयर ऑफ ग्रेन्स आते हैं. इस तरह की भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में. तो इसके लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो रीसेंट ईयर चल रहा है, जैसे आपका 2020 चल रहा है, तो इट इज़ द ईयर ऑफ कोरोना. सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा ईयर किसके लिए डिक्लेयर किया गया था. सो यू जस्ट बी अपडेटेड बाय दैट. आप किसी भी नॉर्मल आप इसको गूगल कर सकते हैं कि जैसे 2020 है, 2019 है, 2018 तक का आप पता कर लीजिए 2018 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया था, 2019 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया था. दैट वुड बी ऑफ सम हेल्प टू यू. तो यहाँ पे आंसर जो है 2010 हो जाता है. नाउ आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है. लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसा ही मैच द फॉलोइंग डिस्कस किया था, जिसमें आपको एयर पॉल्यूटेंट्स दिए गए थे और उनकी सोर्स पूछी गई थी, कहाँ से आ रहे हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे हमारा पहला एयर पॉल्यूटेंट, जो कि सिगरेट स्मोकिंग से आता है. सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज. नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका वो पावर और इंडस्ट्रियल प्लांट से आता है. ओके, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्स हो गया. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज़ रिलीज बाय द कोल बर्निंग. कोल से आता है आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. उसके बाद जो आपका ओजोन है वो केमिकल रिएक्शन विद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे. कोड A इज़ द मैच द फॉलोइंग का आंसर.
Now during the determination of COD, chemical oxygen demand, सल्फेनिलिक एसिड इज एडेड बिकॉज सल्फेनिलिक एसिड को हम क्यों ऐड करते हैं? एसिडिक नेचर मेंटेन करने के लिए भी नहीं ऐड करते हम। प्रेसिपिटेट मर्क्यूरी आयंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि उसको ऑक्सीडाइज, वो क्या करता है सल्फेनिलिक एसिड, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, ठीक है। सो इट इज़ कन्वर्टिंग द नाइट्राइट्स प्रेजेंट इन द water into nitrates, so that's why it is being used. So that's all for this video. If you have liked this video then please subscribe to my channel and share this video with your friends, जिससे अगर कोई environmental sciences नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उस तक मेरी थोड़ी हेल्प पहुंच सके। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।